हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 24 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में नया टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? समरूप त्रिभुज। इसके बारे में जानने वाले हैं। देखो, आज हम समरूपता और सर्वांग समता इन दोनों के बीच में अंतर जान लेते हैं कि क्या अंतर होता है। बहुत ही छोटा सा अंतर है। देखिए, वर्कशीट बहुत आसान है, एक बार देख ले वर्कशीट। देखो, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और कुछ आकृतियां दे रखी हैं, उनमें से एक दो चीजें बतानी है। ज्यादा मुश्किल वर्कशीट नहीं है आज की। तो देखो, यहाँ पर आपसे कह रहा है दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो, लेकिन माप समान हो भी सकता है और नहीं भी। कह रहे दो आकृतियां समरूप तभी कहलाएंगे जब उनका आकार एक जैसा हो। फिर माप का कुछ नहीं है, साइज छोटा बड़ा चलेगा, पर उनका जो शेप है, आकार है, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि निम्न तस्वीर समरूप है लेकिन समान नहीं है। ठीक है। अब सर्वांग सम क्या होता है? तो दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका आकार और माप समान हो। यहाँ पर आकार और माप दोनों समान होना चाहिए, लेकिन आपके पास समरूप में कह रहा था सिर्फ आकार समान होना चाहिए, माप समान हो या ना हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ के उदाहरण क्या है? झुमकों का जोड़ा होता है कानों के। देखो, मैंने ये कानों के पहन रखे हैं, ये दोनों मेरे एक जैसे हैं। इनका आकार और माप दोनों का एक जैसा ही है। आपके घर में भी आपने देखा होगा, जो लोग जो भी ये इसको पहनते होंगे, यहाँ पर भी बनाए देखो, तो एक जैसे ही पहनते हैं ना। तो ये मेरी है सर्वांग सम आकृति। ठीक है। उसी तरीके से आप अपना एक और उदाहरण ले सकते हो। आप अपनी मैथ्स की बुक देखो, आप जब बुक देखोगे तो उसके जो दोनों पेजेस हैं, उनका आकार और जो माप है वो एक जैसा ही है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा तो नहीं है ना एक पेज बड़ा है और एक पेज छोटा है, ऐसा थोड़ी होता है, किसी की भी बुक में नहीं होगा ऐसा तो। ठीक है, तो वो है सर्वांग सम। क्लियर? तो अब आपको समरूप और सर्वांग सम में अंतर पता चल गया। इसी पे ही आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले वो करते हैं फिर दूसरा टॉपिक समझेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन कौन से समरूप आकृतियों के उदाहरण है। समरूप क्या था? आकार एक जैसा होना चाहिए, माप एक जैसा हो या ना हो कोई बात नहीं, आकार एक जैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, आपको यहाँ पर समरूप का पूछ रहा है, ठीक है ना? तो क्या किया जाए? तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर सबके आकार एक जैसे है ना। मुझे तो सबके आकार एक जैसे दिख रहे हैं, हाँ, इनके माप एक जैसे नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ समरूप बताना है ना, सर्वांगसम थोड़ी बताना है। सर्वांगसम में तो मैं आकार और माप दोनों देखूं। तो अगर कहा जाए क्या ये सर्वांगसम है, तो इनमें से शायद एक भी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सबके माप अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ मुझसे कहा जा रहा है कि ये सारे क्या समरूप हैं? बिल्कुल समरूप है। इनका भी आकार एक जैसा है, इनका भी आकार एक जैसा है, इनका भी आकार एक जैसा है और इनका भी आकार एक जैसा है, माप ही तो अलग है। तो ये हमारी सारी ही समरूप हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पे ही। कह रहा है निम्न में से समरूप अष्टभुजाओं की पहचान कीजिए। देखिए, 6 भुजाओं जिसको हम इंग्लिश में हेक्सागन बोलते हैं, तो आपको बताना है समरूप वाला, तो आकार एक जैसा होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर देखने में सिर्फ सी और डी ऐसा लग रहा है जिनका आकार एक जैसा है, माप उनका एक जैसा नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ समरूप बताना है ना। आप देखो, ए का जो आकार है वो किसी और से मैच नहीं हो रहा, बी का जो आकार है वो भी किसी से मैच नहीं हो रहा, लेकिन हाँ सी और डी के जो आकार है वो आपस में मैच हो रहे हैं, माप नहीं मैच हो रहा, आकार तो मैच हो रहे हैं ना। तो इसका आंसर है सी और डी। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक समझते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं बिल्कुल, आकार एक जैसा है तो कोई सी भी आकृति समरूप हो सकती है। तो कह रहे हैं त्रिभुज 3 भुजाओं में 3 कोनों से बनी बंद आकृति है। समरूप त्रिभुज समान आकार के होते हैं, परंतु वह अलग माप के हो सकते हैं। आकार सेम होना चाहिए, माप अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिए, ये दोनों ही त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज है। क्यों? यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, जो कोण है वो कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है। भुजा देखें तो जो ए बी है उनका अनुपात देख रहे हैं हम। ए बी जो है वो ई डी है, ए बी अपॉन ई डी, बी सी अपॉन में ई एफ और ए एफ अपॉन में डी एफ है। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है। अब अगर मैं कहूं क्या त्रिभुज में सर्वांग समता भी होती है? बिल्कुल होती है। सर्वांगसम त्रिभुज कौन से होंगे? जो आकार और माप में एक जैसे हों। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, जैसे चित्र में दिखाया गया है ये रहा। तो आप देखो, इनकी संगत भुजाएं और कोण बराबर हैं। कैसे? जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर है, और जो कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है। उसी तरीके से भुजाएं भी बराबर है। संगत ए बी वाली ई डी के बराबर है, बी सी वाली डी एफ के बराबर है और ए सी वाली ई एफ के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज मेरे सर्वांगसम है, और सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। क्लियर?
चलिए अब दो क्वेश्चन और है वो और देख लेते हैं जल्दी से। वर्कशीट खत्म, आसान सी वर्कशीट थी। यहाँ आपसे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में दो आपको ये दे रखे हैं त्रिभुज, कह रहा है यदि एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो पीक्यू और क्यूआर की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो जब ये समरूप है तो यहाँ लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन कौन सा है 3 है, तो त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है किसके, पीक्यूआर के। तो इनकी भुजाओं का अनुपात लिख लें, ए बी अपॉन में पी क्यू हो जाएगा और बी सी अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों ले रहे हो तो ये दोनों लोगे, बी सी ले रहे हो तो क्यू आर लोगे और ए सी ले रहे हो तो पी आर लोगे। ठीक है, ए सी ये दोनों तो पी आर ये दोनों। ठीक है, अब लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ए सी 12 है, ए बी 7 है, ए सी 12 है, ए बी 7 है, बी सी 10 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दूसरी वाली में सिर्फ पी आर दे रखा है 18, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, दोनों ही मुझको निकालने हैं। तो ऐसा करते हैं एक बार इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, आ जाएगा हमारा। तो 7 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18, उसी तरीके से 10 अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू 12 अपॉन में 18। तो ये तो कट हो जाएगा 6 पे और 9 पे, ये भी कट हो रहा है 2 पे और 3 पे। 6 2 जा भी कर सकते थे हम डायरेक्ट, मैंने पहले 2 से काट दिया, लेकिन ये कोई बात नहीं, एक ही बात है, इसको काट देते हैं। चलो 6 2 जा और 6 3 जा, तो यहाँ पर बचा आपके पास, एक सेकेंड इसे ना दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ बचा 7 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, तो 21 इज इक्वल टू 2 पी क्यू बचा। ठीक है, तो पी क्यू कितना आ गया आपके पास, 21 अपॉन में 2 आ गया। यहाँ से पी क्यू निकल जाएगा आपके पास, वो कितना निकल गया आपके पास, 10.5 निकल गया। सेंटीमीटर वगैरह कुछ गिवन है नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दो फिर इसको आप। अब यहाँ पर देखें तो 10 अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इज इक्वल टू 2 क्यू आर हो गया। तो यहाँ से क्यू आर निकल गया हमारा 30 अपॉन में 2, तो क्यू आर कितना आ गया हमारे पास, वो हमारे पास आ गया यहाँ पर 15। क्लियर, आसान था आंसर, फटाफट से निकल गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रिक्त स्थान भरिए। सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त डैश होते हैं। कह रहे हैं जो सभी वृत्त हैं वो समरूप होते हैं, तो समरूप तो ये होगा ना जिनका आकार एक जैसा होता है, माप हो या ना हो। अब कह रहा है कि सभी त्रिभुज जिनकी त्रिज्या बराबर हो वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे सर्वांग सम होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं सर्वांग सम। मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, फर्स्ट नंबर डाल के आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग होते एक जैसे हैं, उनका माप अलग अलग होता है लेकिन आकार तो एक ही जैसा होता है, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, तो वो कौन से त्रिभुज होते हैं बताओ जल्दी से, तो वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा समबाहु। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं निम्न के दो उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण और सर्वांगसम आकृतियों के दो उदाहरण। तो देखो सर्वांगसम के तो यही दो लिख देना आप, झुमके का जोड़ा लिख देना एक, और एक ही कॉपी के दो खाली पेज लिख देना। ठीक है, तो ये तो इसके ही हो गए हैं यहाँ पर। अब बात आती है किसके, समरूप के। तो इसमें आप कोई भी एक वृत्त बना देना, ठीक है, और एक वर्ग बना देना दो, लेकिन बनाना ऐसे कि उनका जो माप है वो अलग अलग हो। मतलब कि अगर आप दो वृत्त बना रहे हो तो ऐसे बनाना, और दो वर्ग बना रहे हो, वर्ग बनाते हैं, आयत बन गया है ये, तो एक थोड़ा ऐसे या एक और छोटा छोटा बड़ा बनाना कि माप अलग अलग हो, क्योंकि समरूप का दे रहे हो ना आप इसीलिए। ठीक है, और सर्वांगसम का तो आपको ऊपर दे ही रखा है। ठीक है, क्लियर थी आसान वर्कशीट, अच्छे से समझ में आई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन देने की बारी आ गई है मेरी, वो क्या, आप जो ये सर्वांगसम आकृति है ना अपने आसपास देखिए, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि झुमके का जोड़ा सर्वांगसम होता है, तो आप देखो जरा आसपास के कोई और ऐसी चीज होती है जो सर्वांगसम होती है। ठीक है, तो जल्दी से ढूंढो कोई एक ऐसा उदाहरण और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या है वो उदाहरण। देखते हैं किसका दिमाग कितना चलता है, कौन क्या उदाहरण देने वाला है। आसपास का देना, कोई भी मैथ्स वाली ऑब्जेक्ट मत देना कोई सा भी। ठीक है, चलिए तो आज का होमवर्क आपका यही है, कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 24। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।